क्रैक ऑल बिहार एग्जाम विथ अस जो अनअकैडमी का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, उस पे ये बिहार पीसीएस के लिए हम लोग प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं और जिसके तहत ये क्लासेस आपकी शुरू हो गई हैं। लेटेस्ट क्रैक बिहार एग्जाम, क्रैक बीपीएससी विथ इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म के तहत आप पाएंगे कि एक बीपीएससी के लिए बहुत बड़ी रणनीति हम लोग ये कर रहे हैं। और इसमें देखिए कि मैं उसके स्टार्ट करने से पहले पहले मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं प्रकाश रंजन, बीएचयू से इतिहास में मैंने बीए ऑनर्स किया, फिर दिल्ली विश्वविद्यालय से मैंने एमए किया, फिर मैंने एमबीए किया और मुखर्जी नगर में पिछले 14 वर्षों से मैं अध्यापन के कार्य में रत हूँ। और मैंने यूपीएससी, बीपीएससी और हरियाणा पीसीएस, इवन यूपी पीसीएस के एग्जाम में भी 85 से अधिक मैंने सिलेक्शंस दिए हैं। इसमें आप पाएंगे डेली लाइव क्लासेस पाएंगे, लाइव टेस्ट और क्विजेस पाएंगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज पाएंगे, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा, यानी कि जितनी बार आपको मन चाहे आप वीडियोस देख सकते हैं। फिर आपको लाइव क्लासेस इसमें मिलेंगी। टॉप एजुकेटर्स की एक बड़ी श्रृंखला आपके सामने होगी और फिर अपकमिंग कोर्सेज काफी आपके सामने होंगे। और फिर आप देखेंगे कि बीपीएससी के तहत आपको ज्योग्राफी के कोर्सेज मिलेंगे, हिस्ट्री के कोर्सेज हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, जनरल मेंटल एबिलिटी होगी। बिहार स्पेसिफिक टॉपिक्स आपके सामने होंगे, करंट अफेयर्स के विषय में आप जानेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जानेंगे, विज्ञान प्रौद्योगिकी, सिलेबस और प्रिपरेशन के विषय में चर्चा होगी, भाषा में भी चर्चा होगी, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के कोर्स भी आप पाएंगे। बीपीएससी सब्सक्रिप्शन की जहां तक हम बात करते हैं, 1 ईयर के लिए आपको 6,300 रुपये होंगे। अगर रंजन कोड का आप प्रयोग करते हैं तो इसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा और 2 ईयर्स के लिए यानी कि 24 मंथ्स के लिए लेंगे तो 7,560 रुपीज होंगे। रंजन कोड का आप प्रयोग करेंगे तो यहाँ भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। देखिएगा, हम 66वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की रणनीति का ये अगला क्लास आपके सामने है। इन चीजों को मैं एक बार फिर से थोड़ी से चर्चा मैं करना चाहता हूँ। ये जीरो से प्रारंभ करने की हमारी रणनीति है। इसमें सिलेबस क्या है, क्वेश्चन पैटर्न क्या है, ये हमेशा आपको चर्चाओं में मैं बताऊंगा। और इसकी चर्चा मैंने बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए, नोट्स बनाने चाहिए अथवा नहीं, प्रीलिम्स के साथ मेन सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करें, करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ा जाए और 150 क्वेश्चंस की रणनीति क्या हो, इन सब चीजों पे हम एक एक करके बीच बीच में मैं चर्चा आपके सामने समक्ष करूंगा। जो मुख्य चीज है कि जो सिलेबस क्या है और क्वेश्चन पैटर्न क्या है, इसके विषय में मैं एक संक्षिप्त आपके सामने इन बातों को मैं बताने जा रहा हूँ। देखिएगा, जहां तक सिलेबस की बात है तो इसमें देखिएगा कि जो बीपीएससी के साइट पे जो सिलेबस आपको जो मिलेगा, ये सामान्य विज्ञान मिलेगा, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं पाएंगे, भारत का इतिहास और विशेष रूप से बिहार के इतिहास पे चर्चा होगी, सामान्य भूगोल और विशेष रूप से बिहार के प्राकृतिक भूगोल पूछा जाता है, भारत की राज्य व्यवस्था, भारत की आर्थिक व्यवस्था और स्वतंत्रता के बाद बिहार की अर्थव्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन हुए, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन और इसमें बिहार का क्या योगदान है, और सामान्य योग्यता को जांचने वाले प्रश्न भी सम्मिलित हों। यानी मुख्य रूप से सामान्य विज्ञान से आपके क्वेश्चन होंगे, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं होंगी। हम जो जिस चीज से मेरी क्लासेस में जो फोकस होगा, वो मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो भारत का इतिहास है और विशेष रूप से बिहार के इतिहास पे एक ये पूरी की पूरी एक श्रृंखला आप पाएंगे। और इसी श्रृंखला में आप देखेंगे कि भारत का राष्ट्रीय आंदोलन और इसमें बिहार का क्या योगदान है, इस पे आपको विशेष चर्चा आपको मिलेगी। इसी के तहत हम आगे आते हैं कि क्वेश्चन के पैटर्न को देखना और समझना बहुत जरूरी है। कल भी मैंने इस पे चर्चा की थी इसके पहले के वीडियो में, मैं फिर इसको दोहराने जा रहा हूँ। बार बार इन चीजों को अगर आप देखते हैं तो ये आपके पूरी तरीके से आपके जहन में बैठ जाता है और इससे आपकी तैयारी को धार मिलता है। और देखिएगा कि इतिहास में जो बिहार सहित जो क्वेश्चन है वो 35 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। विज्ञान में 30 है, समसामयिकी बिहार सहित 30 है, ये सब मेजर सेक्शंस हैं। भूगोल में 20 है और व्यवस्था में 15 क्वेश्चन है, राज्य व्यवस्था में 10 है, गणित में 10 है, टोटल यानी 150 प्रश्नों की आपके समक्ष रणनीति होगी। इसमें आप पाएंगे कि 35 क्वेश्चन में देखिए कितनी बड़ी भूमिका, इतिहास में कितनी बड़ी भूमिका है, इस बात को आप देखिए कि ये 35 क्वेश्चन आपके समक्ष आएंगे।
अगर आप ये पूरे वीडियो के पूरे श्रृंखला को देखते हैं तो 35 क्वेश्चंस आपके पकड़ में है बिल्कुल, एक भी प्रश्न आपसे छूटेंगे नहीं। हमने कल भी, इसके पहले भी मैंने वीडियो में चर्चा की थी कि किस तरीके से आप इसमें 25 क्वेश्चन जो है वो भारत के इतिहास पे हो गए, विश्व के इतिहास में नहीं हो गए। केवल भारत के इतिहास में 25 क्वेश्चन होंगे, बिहार के इतिहास में आपके 10 क्वेश्चन होंगे। और ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, एक आध दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं। ये 35 में क्वेश्चन हो सकता है 3600 37 हो जाए, 3300 3400, लेकिन मेरा कहने का मतलब कि ये इतिहास से एक बहुत बड़ा ये एक सेक्टर का 150 में ये 35 क्वेश्चन अगर आप बनाते हैं तो 100 जो कट ऑफ है उसमें का 1/3 नंबर इसमें आता है। और अगर ध्यान से बनाएंगे तो 32-33 क्वेश्चन बनेंगे। और अगर मेरा दावा है कि आज तक मैंने जितने भी विद्यार्थियों का मैंने मार्गदर्शन किया है, कोई भी ऐसा नहीं मिला जिसने बिहार के सहित अगर इतिहास की अच्छी जिसने तैयारी की हो, अगर उसने वो पूरे क्वेश्चंस में वो 32-33 तक क्वेश्चन बनाए हैं उनका नहीं हुआ हो, ऐसा हुआ ही नहीं। तो इसीलिए इसकी एक बहुत बड़ी भूमिका है। और मेरी जो रणनीति है उसमें एक एक बारीकियों को बताना है। क्वेश्चंस को भी मैं डिस्कस करूंगा, कहाँ कहाँ पे क्वेश्चन आए हुए हैं, कहाँ आने की संभावना है, यानी कि एक एक प्रश्नों की रणनीति बने। यानी कि 35 क्वेश्चन जो है उस 35 क्वेश्चन की रणनीति आपके समक्ष होगी। अब देखेंगे कि आधुनिक भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों की चर्चा हम करने जा रहे हैं। और इसके पहले हमने जो चर्चा की थी वो पुर्तगालियों और डचों के विषय में चर्चा की थी। आज हम एक सबसे इंपॉर्टेंट उन शक्तियों में अंग्रेजों की चर्चा हम करने जा रहे हैं। अंग्रेजों की चर्चा में आप देखेंगे कि आगमन पे हम देखेंगे कि डचों के बाद किसका आगमन हुआ? अंग्रेजों का आगमन हुआ। डचों के बाद अंग्रेजों का आगमन हुआ। हालांकि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पहले बन गई थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी बाद में बनी थी। इस चीज को पहले मैं बता चुका हूं कि डच पहले आए, अंग्रेज बाद में आए। लेकिन कंपनी का स्थापना क्रम अगर पूछा जाए तो अंग्रेजी कंपनी की स्थापना 1600 में हो गई थी। 1599 के दिसंबर का भी डेट आप पाएंगे, यानी 1600 हो गया। वो दिसंबर का अगला साल में वो जस्ट प्रवेश कर जाता है 1600 ईस्वी। तो अगर पूछा जाए कि आगमन में डचों के बाद ये क्रम पूछा जाता है एग्जाम कि पहले पुर्तगाली आए, तब डच आए, तब अंग्रेज आए, ध्यान में रखने वाली बात। तो अब देखिए कंपनी स्थापना का क्रम क्या है। 1600 ईस्वी में ट्यूडर वंशी महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। और मेरे साथ इतिहास को याद करने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार बताता हूं। कई ऐसे रोचक ढंग से मेरा पेश करने का अपना अंदाजा है। और इसमें आप देखेंगे कि ये महारानी एलिजाबेथ है, इनको वो वर्जिन क्वीन कहा जाता है। इन्होंने कभी शादी नहीं की जो है। इनके साथ इंटरेस्टिंग चीज है, कैसे आप नाम याद रखेंगे। एलिजाबेथ प्रथम ने कभी शादी नहीं की जो है, इसलिए वर्जिन क्वीन कहा जाता है। लंबा शासन काल है इनका जो है। तो इनके समय में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। हमने इसमें ट्यूडर काल भी बता दिया है कि देखिए इनका ये काल है 1485 से 1603 जो है वो। स्टुअर्ट काल बाद में आता है, जिसमें जेम्स प्रथम स्टुअर्ट वंश का पहला शासक था। इसका बाद में चर्चा आपको मिलेगी। तो ये विश्व इतिहास का में भी आप इसको पढ़ेंगे, इसको पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये सवाल ये पूछा जा सकता है कि महारानी किसके समय में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होगी। और कोई चीज को भूलना नहीं है, महारानी एलिजाबेथ प्रथम। कैसे आप याद करेंगे? तो भाई वर्जिन क्वीन है, 50 वर्षों का लंबा शासन काल है। तो इस रूप में थोड़ा याद करने का अगर प्रयास करेंगे तो जल्दी याद होगा आपको। पढ़ाई को आप जो भी चीजें हैं उसको अगर आपने समझने के हिसाब से, कुछ उसको स्टोरी के हिसाब से अगर आप पढ़ने का तरीका अपनाते हैं तो आपके समक्ष वो याद रहे। अब देखिएगा कि यह चार्टर कितने साल के लिए था? 15 वर्षों के लिए था, जो कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार। इसमें देखिएगा कि एक शब्दों का मैंने जिक्र किया है कि व्यापारिक एकाधिकार। ये क्या था? एकाधिकार का मतलब किसका एकाधिकार? व्यापारिक एकाधिकार। व्यापारिक एकाधिकार का मतलब क्या होता है कि भारत से व्यापार करने के लिए केवल यही कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो व्यापार कर सकती थी, कोई दूसरा व्यापार नहीं कर सकता था। ध्यान रखने वाली बात। देखिए ईस्ट का मतलब भारत को ईस्ट कहा गया उस जमाने में। आज भी ये पूर्वी ग्लोब पे पूर्वी हिस्से में पाएंगे ईस्ट,
तो इंडिया कंपनी, नाम ही कंपनी का उन्होंने बना दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी बना दिया, नाम ही बना दिया, और इसको व्यापारिक अधिकार दे दिया गया। क्यों एक अधिकार दिया गया? महारानी एलिजाबेथ प्रथम का भी इसमें हित है, सरकार को भी टैक्स की प्राप्ति होगी, और इसके साथ साहसी कुछ लोग भी थे। तो इसका मतलब एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, देखिए कंपनी फॉर्म आप देखिएगा, कंपनी शब्द का इस्तेमाल है। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का जिसका एक प्रोप्राइटर था, डायरेक्टर था, इसके निवेशक थे, यानी मॉडर्न पैमाने पे कंपनी का गठन अगर कहीं दुनिया में हुआ तो वो ब्रिटेन में हुआ। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की कहीं भी स्थापना हुई, वो सबसे पहले दुनिया के इतिहास में पहले वो लंदन में बनी और इंग्लैंड में हुई। डच कंपनी बाद में बनती, तो ये अंग्रेजों को श्रेय जाता है। आज भी आप देखेंगे कि रिलायंस है, बहुत सारी कंपनियां ज्वाइंट स्टॉक कंपनियां भारत में हैं जो, लेकिन पहले दुनिया में अगर हम नाम लेंगे तो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के रूप में उसकी स्थापना पहली मिसाल है विश्व। आगे समय समय पर विभिन्न अधिनियमों द्वारा इस चार्टर को, ये चार्टर 15 वर्ष के लिए पहले था, बाद में ये बढ़ाया जाता था, लेकिन साथ ही ब्रिटिश सरकार का हस्तक्षेप भी बढ़ता गया। हमने क्या बात बताया था कि ऐसा नहीं सोचिए कि महारानी एलिजाबेथ का कोई हित नहीं है, जो हित उनका जरूर है। आज भी कोई कंपनी है तो उसका हित जरूर रहता है। कोई कंपनी अगर अमेरिकी कंपनी भारत में भी आती है तो जरूर जो है उनका डोनाल्ड ट्रंप का जरूर इंटरेस्ट रहता है। देखिए इतिहास की घटनाओं को आप मॉडर्न परिप्रेक्ष्य में समझने का प्रयास करिए। ज्ञान दिया जाता है, ज्ञान केवल इसलिए नहीं है कि उस ज्ञान का उपयोग कैसे है, प्रशासन में आपको जाना है। आप बीपीएससी क्वालिफाई करेंगे तो आप जो है वो एसडीएम बनेंगे, डीवाईएसपी बनेंगे। तो आपको जो ज्ञान दिया जा रहा है वो ज्ञान का प्रयोग जो है वो कैसे आप जो है वो अपने प्रशासनिक अनुभवों में करेंगे आप। तो इसका मतलब ये है कि इन बातों को इसी संजीदगी से आप पढ़िए, सोचिए उसको। अब देखिए, अब आगमन में हम देखेंगे कि आगमन कब हुआ, तो एक बार फिर से मैंने लिख दिया है, डचों के बाद अंग्रेजों का आगमन। अब आप देखेंगे कि हम मैथ में बाद में आते हैं। अब देखिए कुछ हम और फैक्ट्स आपको हैं। प्रमुख कंपनी का नाम, प्रचलित नाम है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 1600 ईस्वी में मूल नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ये नाम देखिए, गौर करने वाली बात है। कहां के मर्चेंट है, कैसे याद करिएगा। कई बार अगर ऑप्शन में दे दिया जाए 4 कि मूल कंपनी का नाम क्या था, मान लीजिए एक ऑप्शन, 2, 3, 4 अगर ऑप्शन बना दिया जाए तो कैसे आप करिएगा। तो इसमें आपको करना होगा, बीपीएससी में जरूर इस तरीके के सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो आप देखिएगा, कहां के व्यापारी, लंदन के व्यापारी, मर्चेंट ऑफ लंदन। कहां के मर्चेंट, मर्चेंट बने व्यापारी, लंदन के व्यापारी। कंपनी, कंपनी का मतलब समझ ही गए, गवर्नर बने प्रशासन, गवर्नर एंड कंपनी। कंपनी भी उन लोगों के लिए शब्द एक नया था, गवर्नर भी नया था चीज। तो गवर्नर एंड कंपनी चूंकि मिलजुल के बनाया गया था ये, इसीलिए गवर्नर शब्द का रखा गया कि एक आदमी इसका जो है वो प्रोप्राइटर होगा, ऐसे इस तरीके का बात बनाया गया। तो गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट, यानी कि मर्चेंट जो व्यापारियों की गवर्नर एंड कंपनी थी, और ऑफ लंदन यानी कि 2 जगह ऑफ आया। गवर्नर एंड कंपनी कहाँ की थी, व्यापारियों की थी, और ये कहाँ पे था, लंदन में था। इनका काम क्या था, तो ट्रेडिंग व्यापार था। कहाँ था, इनटू यानी कि भीतर, द ईस्ट इंडीज, ईस्ट इंडीज के साथ। तो ये नाम याद हो गया आपको कि गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, यानी कि लंदन के व्यापारियों ने एक गवर्नर और कंपनी का निर्माण किया, जो कि वो भारत जैसे देश के साथ व्यापार करने के लिए एक अधिकार जिसको मिला। तो लंदन के व्यापारियों ने, याद रखिएगा, लंदन के व्यापारियों ने ऐसी एक कंपनी बनाई जो कि ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करे। तो ये नाम आपको याद कर, ये हो गया, और आप ऐसे अगर याद करेंगे तो कभी आप नहीं भूलेंगे। अब अन्य कंपनी में देखिए, आगे चलकर कुछ अन्य कंपनियां भी बनी। 1688 में न्यू कंपनी बनी, 1698 में जनरल सोसाइटी बनी, 1698 में इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू द ईस्ट एक अलग बन गया, लेकिन 1718 में विलय हो गया।
और ऊपर की तीनों कंपनी, न्यू कंपनी, जनरल सोसाइटी, इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग एक हो गई तथा इनका नाम रखा गया द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग टू द ईस्ट। तो ये सब कई बार चीजों को हमने बता दिया कि ताकि इसको भी आप ध्यान में रखें। 1833 ईस्वी तक यही नाम रहा, गौर करने वाली बात है। और 1833 ईस्वी के अधिनियम के तहत इसका नाम संक्षिप्त रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पड़ गया। हमने इसमें ऐसे फैक्ट्स को रखे हैं कि कहीं से आपको मिस ना हो, और साथ ही स्पेशल क्लास जो आपकी अलग चलेगी, उस स्पेशल क्लास में भी एडिशनल में मटेरियल दूंगा। एक एक चीजों को बारीकियों से मैं बताऊंगा, जिसे कोई भी क्वेश्चन 35 क्वेश्चन में 33 34 क्वेश्चन आप बना करके आए। 1% का तो कोई ये नहीं होता है, मानवीय त्रुटियां भी कई बार हो जाती हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि 35 में 34 क्वेश्चन बनाने की आप जो है वो कल्पना करिए और उसको हकीकत में बदलिए। अब इसमें आप देखेंगे कि विस्तार में अब हम जाते हैं कि कैसे कंपनी तो अब बन गई, तो कंपनी बन गई तो अब क्या होगा, उसका विस्तार होगा। कंपनी जब बन गई तो कैसे अब 1600 के बाद कंपनी आती कैसे है, इन बातों पे अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। विस्तार में देखेंगे कि सर्वप्रथम 1608 में अंग्रेजों द्वारा सूरत में फैक्ट्री स्थापना का प्रयास हुआ। 1608 में 8 साल अभी लगते हैं। तत्कालीन ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम, हमने अभी चर्चा की थी, वो क्या था, स्टुअर्ट वंशी शासक था, का दूत विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया। किसके दरबार में आया? जहांगीर के दरबार में आया, और उसने सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति मांगी, परंतु पुर्तगाली प्रतिस्पर्धा के कारण यह अनुमति नहीं मिली। तो अंग्रेजों के द्वारा पहला प्रयास 1608 में किया गया। जेम्स प्रथम का दूत विलियम हॉकिंस, जेम्स प्रथम नाम याद रखना है, पूछा जाएगा। दूत कौन है? विलियम हॉकिंस। भाई दूत क्यों आया? दूत क्यों आएगा? भारत में कोई आदमी अगर आएगा तो राजा से कैसे मिलेगा भाई? राजा से मिलने के लिए तो एक हैसियत चाहिए। तो राजा से जब वो मिलेगा तो क्या बताएगा कि मैं कौन हूं? तो उसने कहा कि मैं जेम्स प्रथम का दूत हूं, एम्बेसडर हूं। आज भी आप देखिएगा कि भारत के दूत अमेरिका में है, अमेरिका का दूत भारत में है। तो उस जमाने में भी ये था। इतिहास को ऐसे अंडरस्टैंडिंग से पढ़ेंगे तो याद होगा। तो जेम्स प्रथम का राजा ने दूत भेजा, राजा ने दूत भेजा, लेटर दिया उसको। उस लेटर में उसको पहचान बताई गई थी कि भाई ये विलियम हॉकिंस जी हैं, ये जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? मिलने जहांगीर के पास। तो ये इसका लॉजिक है। मेरा तरीका है, इतिहास को लॉजिक से पढ़िए, लॉजिक से पढ़िएगा, पूरे आप समझ पाएंगे। याद करने की बहुत जरूरत नहीं पड़ेगी, याद तो ऑटोमेटिक रूप से आपको हो जाएगा, स्वाभाविक याद कर लेंगे आप। तो विलियम हॉकिंस किसका था? जेम्स प्रथम का। ये पूछा जा सकता है किसके दरबार में आया? जहांगीर का। अब मध्यकालीन भारत में जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि ये जहांगीर का समय है। 1605 में अकबर का डेथ हो जाता। अकबर की मृत्यु के बाद 1605 से 1627 जहांगीर का शासन काल रहता है। तो जहांगीर के शासन काल में अंग्रेजों द्वारा प्रयास किया गया। हालांकि कंपनी जब गठित हुई थी उस समय अकबर शासन काल में था। 1600 में कौन था? अकबर। लेकिन ये जहांगीर को सौभाग्य मिला कि कोई अंग्रेज पहले उससे मिला। ठीक है। अब सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति उससे मांगी जो, लेकिन अनुमति नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? तो पुर्तगाली स्पर्धा के कारण अनुमति नहीं मिली। अनुमति क्यों नहीं मिली? वही पुर्तगाली प्रतिस्पर्धा के कारण अनुमति नहीं मिली। जो हमने पुर्तगालियों में ये बात को हमने देखा है कि किस तरीके से पुर्तगालियों ने पूरे मलाबार कोस्ट से लेकर के मुंबई से लेकर के पूरा गोवा तक, उन्होंने पूरे का पूरा जो है गुजरात तक का क्षेत्र पूरा उस पे एकाधिकार कायम कर लिया था। पूरे अरब सागर में उनकी मोनोपोली चलती थी। शांत जल की नीति की हमने चर्चा कर ली है, और जब भी मैं बताऊंगा तो पहले की बातों को भी मैं उसमें ले आऊंगा। जो बार बार रिवीजन भी आपका होता रहेगा। इसमें ऐसी बात नहीं है, बार बार रिवीजन आपको मिलेगा।
तो इसके कारण पुर्तगाली प्रतिस्पर्धा के कारण पुर्तगालियों ने उनके जहाज को उतरने नहीं दिया, सूरत में नहीं उतरने दिया। ये उनकी पुर्तगालियों की हैसियत है। देखे जरा गौर से कि किस तरीके से व्यापार में प्रतिस्पर्धा उस जमाने में थी। ऐसा क्यों था? तो ऐसा इसलिए था कि अरेबियन सी में हमारे मुगल स्थल पे तो शक्तिशाली थे, लेकिन वो जल में जो है वो कमजोर थे, जल में कमजोर थे। 1613 में जाकर अनुमति की प्राप्ति हुई, तब सूरत में फैक्ट्री स्थापना संभव हो सकी। और इसमें एक फैक्ट मैं आपको बता दूं कि 1613 से पहले 1612 में कैप्टन वेस्ट ने पुर्तगालियों को सूरत के नजदीक सावल्ली नामक जगह पे डिफीट कर दिया, पराजित कर दिया। जब पराजित किया तब जाकर के जहांगीर ने अनुमति दी। जो है इसको याद रखना है। 1612 में मैं प्रश्नों के माध्यम से कई चीजों को भी आपको और भी मैं फैक्ट बताऊंगा। 1612 में जब डिफीट हो गया तब 1600 जाकर के, यानी कि पहले उन्होंने ये शो किया, अपनी ताकत प्रदर्शित की, अपनी ताकत को उन्होंने बताया 1612 में कि भाई ये हमारी ताकत है, मैंने आपको डिफीट कर दिया। सूरत के नजदीक उन्होंने डिफीट कर दिया। तब जाकर के 1613 में अनुमति की प्राप्ति हुई और सूरत में फैक्ट्री स्थापना संभव हो पाई। सूरत आज भी एक महत्वपूर्ण शहर है। अब देखिएगा कि 1611 में हम आते हैं, इसमें देखते हैं कि 1611 में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री तकनीकी रूप से मसूलीपट्टनम गोलकुंडा में स्थापित हुई। पहला प्रयास 1608 में सूरत में किया गया, लेकिन यह विफल हुआ। तो अगर ये पूछा जाए डेट वाइज कि 1611 में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री स्थापित दक्षिण भारत में हो चुकी थी और ये मसूलीपट्टनम में हुई थी। अब इस चीज को मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं और ये मैं मैप में आपको लेके चलता हूं। पूरा इतिहास की पढ़ाई जो है वो मैप के सहारे होगी। बिना मैप को इतिहास आप नहीं समझ पाएंगे। कोई जगह को जब तक आप इंटरेस्टिंग ढंग से नहीं पढ़ेंगे तब तक आपके समझ में नहीं आएगा, याद भी नहीं रहेगा। ये देखिए मसूलीपट्टनम, ये कहां है मसूलीपट्टनम? मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में एक कोस्टल शहर है। आधुनिक इसका नाम मछलीपट्टनम है। आधुनिक नाम क्या है? मछलीपट्टनम म से है, मसूलीपट्टनम म। और प्राचीन जमाने में इसका नाम था मसालिया। यानी भारत का संबंध यूरोप से पहले भी था, तो पहले इसका नाम मसालिया था, बाद में चल करके मसूलीपट्टनम हो गया और उसके बाद इसका नाम, आधुनिक नाम जो है वो मछलीपट्टनम है। बुनकरों का शहर है, बुनकरी के लिए फेमस है, वीविंग इंडस्ट्री है, कॉटन यहाँ पे ग्रोइंग होता है। ये देखिए गोदावरी नदी, ये है कृष्णा नदी, ये है कावेरी नदी, सभी नदियां ये रीजन में, कोरोमंडल का ये पूरा कोस्ट है। ये डेल्टाई रीजन है। इस डेल्टाई रीजन में वो फर्टाइल लैंड है, भूमि उपजाऊ है। भूमि उपजाऊ के होने के चलते कॉटन यही होगा, कॉटन इधर नहीं होगा। तो कॉटन होने की वजह से ये पोर्ट पे सभी लोग आते थे फैक्ट्री अपने डालने। मैंने ये चर्चा बताई है। अब एक आपके मन में एक बेहद कौतूहल भरा एक क्वेश्चन उठेगा। खुद से प्रश्न उठाइए और उन प्रश्नों का जवाब ढूंढिए। तो प्रश्न का ये है कि मसूलीपट्टनम में आखिर ऐसी क्या बात थी कि भाई सबको ही आए? पुर्तगाली भी आए, डच भी आए, अंग्रेज भी आए। टाइमिंग जरूर उनकी अलग अलग रही। तो देखिए आज भी क्या होता है, मंडी में सभी व्यापारी जाते हैं, जहां भी थोक बाजार होता है वहां पे सभी व्यापारी जाते हैं। क्योंकि हिंटरलैंड भीतरी प्रदेशों से एक ही जगह पे सामान आते थे। तो ऐसा मत समझिए कि कोई भी शहर में, जैसे आप थोक बाजार में देखेंगे, मंडी में सभी व्यापारी अपनी अपनी दुकानों को सजाते हैं, उसी तरीके से उस जमाने में भी ये जो है वो इनकी फैक्ट्रियां, मैंने व्यापार के स्थल, गोदाम, ये एक ही जगह पे होता था। और दूसरी बात, फैक्ट्री से ये अंदाजा मत लगाइए कि कोई उसमें मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होती थी। फैक्ट्री का मतलब सीधा सा है, फैक्ट्री का मतलब है सीधा सा गोदाम।
मतलब सामान के रखने की जगह बस थी। इधर से खुला हुआ है, समुद्र में नाव आएगी, इस पे लदेगा सामान और एक्सपोर्ट हो जाएगा इधर। और भीतर के प्रदेशों से व्यापारी सामान लेकर के उसको, भारत के व्यापारी, छोटे छोटे जो व्यापारी हैं, सामान को लेकर के यहाँ पे आएंगे। यानी आदान प्रदान करने की जगह जो है उसी को फैक्ट्री कहा गया है। चाहे वो पुर्तगालियों द्वारा लगाई जाए, डचों द्वारा लगाई जाए या अंग्रेजों के द्वारा लगाई जाए। तो ये मसूलीपट्टनम में 1611 में, देखिए ये डच का मैप बना हुआ है, ये जो है वो डच सेटलमेंट है, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश सेटलमेंट भी है। 1611 में इन्होंने मसूलीपट्टनम में, और देखिए किसके राजा ने ये दिया, गोलकुंडा। अभी मैं चलूंगा वहां पे जहां पे लिखा हुआ है गोलकुंडा। अब देखिए गोलकुंडा को कैसे याद रखेंगे, गोलकुंडा यहीं पे है। अब देखिए मैं बहुत इंटरेस्टिंग आपको बात बताने जा रहा हूं। जिस तरह से नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली में संबंध है, पुरानी दिल्ली में क्या है, लाल किला है, जामा मस्जिद है, यानी कि यहाँ पे मुगल रूल किए थे। नई दिल्ली जब नया भारत इंडिपेंडेंस जब प्राप्त किया, उसके बाद नई दिल्ली का विस्तार हुआ। तो पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली में 14-15 किलोमीटर का फासला है। ऐसे ही गोलकुंडा का आधुनिक नाम जो है वो हैदराबाद है। गोलकुंडा का जब किला उसका ढहने लगा, पुराना पड़ गया, तो उसी से 14-15 किलोमीटर दूर पे हैदराबाद शहर का विकास हुआ। गोलकुंडा कहां से आया, तो गोलकुंडा जो है, हमने कल इसके पहले की वीडियो में भी मैंने चर्चा की है कि जब बहमनी सल्तनत जब 5 भागों में टूटा, तो एक गोलकुंडा एक बना, एक बीजापुर बना, एक जो है अहमदनगर बना, एक बरार बना, एक बीदर बना। यानी 5 भागों में बहमनी सल्तनत टूट गई। इसी में का एक सल्तनत गोलकुंडा है। आप हैदराबाद से इसका मिलान कर सकते हैं। और बीजापुर, उसके पहले वाले वीडियो मैंने चर्चा की है। और बीजापुर से ही गोवा को किसने जीता, आदिल शाह से अलबुकर्क ने छीन लिया, उसको जीत लिया। तो बीजापुर और गोलकुंडा, इन लोगों का पूरे कर्नाटक, पूरे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के हिस्से में इनका दबदबा था। तो मसूलीपट्टनम जो है वो, समझ गए मसूलीपट्टनम। इसी तरीके से सूरत का देखिए, यहाँ पे सूरत में 1613 ईस्वी में, 1612 से ही दबदबा बनने लगा था इनका, जो देखिए इंग्लिश 1612 इसमें लिखा हुआ है। तो ये आप देखेंगे कि इस तरीके से 1611 में इनकी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित हो जाती है। गोलकुंडा को मैंने डिस्कस कर दिया। और 1600, अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए जिसमें मसूलीपट्टनम अगर उस जगह का नाम हो, तो पहले आप मसूलीपट्टनम दीजिएगा। यानी तकनीकी रूप से मसूलीपट्टनम जो है वो पहली फैक्ट्री होगी ओवरऑल इंडिया में, भारत में। और अगर सूरत रहे, केवल मसूलीपट्टनम नहीं रहे, तो सूरत आप लगा दीजिएगा आंसर। अब आप देखेंगे कि हमने उसी चीज को फिर से लिखा है कि दक्षिण भारत की पहली अंग्रेज फैक्ट्री भी मसूलीपट्टनम ही थी। तो हमने यहाँ दक्षिण भारत का जिक्र किया है। दक्षिण भारत की पहली अंग्रेज फैक्ट्री कौन थी, मसूलीपट्टनम थी। मछलीपट्टनम, पुराने जमाने का मसालिया। 1632 ईस्वी का सुनहरा फरमान, देखिए यह फरमान गोलकुंडा के राजा ने दिया, जिसके तहत, अब देखिए फिर गोलकुंडा आ गया, गोलकुंडा फिर से आया। तो बार बार गोलकुंडा का मतलब हैदराबाद, ध्यान में रखिएगा। बार बार जब गोलकुंडा आए तो बहमनी सल्तनत के टूटे हुए हिस्से को ध्यान में रखिएगा, जिसके तहत 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर अंग्रेज गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों से व्यापार कर सकते थे। तो यानी आप क्या देख रहे हैं कि राजा क्यों फरमान दे रहा है, फरमान का मतलब आदेश, फरमान का मतलब आदेश। किसने दिया, और इसको क्या कहा गया, सुनहरा, गोल्डन फरमान। अगर पूछा जाए, इसको गोल्डन फरमान कहा जाता है, सुनहरा फरमान। कब, 1632 में सुनहरा फरमान दिया। किसने दिया, गोलकुंडा के राजा ने। गोलकुंडा के राजा का द्वारा दिया गया फरमान गोल्डन फरमान कहा जाता है। उनके लिए तो गोल्डन ही था कि भाई 500 पैगोडा वार्षिक कर दे करके वो राज्य के जितने बंदरगाह से सबसे बिना टैक्स चुकाए हुए वो दे सकते, केवल एक मुश्त पैसा दे देना है। किसको देना है, गोलकुंडा के राजा को दे देना। और गोलकुंडा के राजा ने क्यों फरमान ये दिया कि भाई वो गोलकुंडा का राज्य भी उससे लाभान्वित होता था। तो अब देखिए इसी में हमने लिख दिया है शाही फरमान।
हमने यूज टर्म किया है शाही। शाही का मतलब मुगल शहंशाह। शाही का मतलब क्या हुआ? मुगल शहंशाह। ये फरमान जो था वो एक छोटे राजा ने दिया। गोलकुंडा का राजा जो है छोटे राजा था, लेकिन मुगल बादशाह बड़ा बादशाह था। इसको शाही फरमान, इसको सुनहरा फरमान कहा गया। ये शाही फरमान है जो उत्तर मुगल शासक फरूख सियर द्वारा, आगे हम आएंगे चर्चा को बताएंगे, 1717 ईस्वी में इसको दिया गया, जिसके तहत 3000 रुपए वार्षिक शुल्क के बदले कंपनी को बंगाल में मुक्त व्यापार की अनुमति दी गई। इस अनुमति को कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा शब्द जो है, आगे हम अभी आएंगे, इसको चर्चा में बताएंगे। मैग्ना कार्टा का मतलब बड़ा आदेश पत्र। मैग्ना कार्टा का मतलब अधिकार पत्र जो शहंशाह ने दिया, तो ये बड़ा आदेश पत्र था, जो इसकी बड़ी वैल्यू थी, जो इसलिए इसे मैग्ना, मैग्ना का मतलब बृहद, बड़ा। तो मैग्ना कार्टा किसको कहा गया? जो शाही फरमान को कहा गया, क्योंकि शहंशाह ने दिया था। और इसको किया किसने दिया? राजा ने दिया। तो दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। मुगल शासक शक्तिशाली था, शहंशाह था, उसके पूरे बंगाल से लेकर के गुजरात के प्रांतों पे दबदबा था। हालांकि बाद में उनका पतन हुआ, वो अलग मैटर है, कहानी है उसकी, लेकिन तब तक तो शहंशाह था। धीरे धीरे बाद में पतन हुआ, उसकी हम लोग अलग वीडियो में चर्चा उसकी हम लोग अलग करेंगे। अब देखिए मद्रास में फैक्ट्री कैसे बनती है। मद्रास में फैक्ट्री 1639 से बनती है। देखिए धीरे धीरे कैसे आगे बढ़ते हैं। पहले मछलीपट्टनम गए, नीचे की तरफ जाते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं और मद्रास में जाते हैं। मद्रास में कब बनता है? 1639। ये देखिए 32 में है, 32 के बाद 1639। 1608 ईस्वी में सूरत में पहला प्रयास और स्थापना 1613। हमने बार बार इन चीजों को रिपीट किया है। 1611 मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री। तो पहले भी जो आपके फैक्ट है, उन फैक्ट को मैंने फिर से रिपीट किया है, जिससे कि आपको बार बार उस चीजों की मेमोरी आपको रिवाइज होती रहे। मद्रास फैक्ट्री का क्या नाम था? फोर्ट सेंट जॉर्ज था। ये जरूर पूछा जाता है। मद्रास फैक्ट्री का क्या नाम था? फोर्ट सेंट जॉर्ज। बेसिकली क्या होता है? फोर्ट माने किला। ये नाम या तो राजा के नाम रखा जाता था या कोई पादरियों के नाम पे रखा जाता था। कलकत्ता का क्या नाम था? फोर्ट विलियम। फोर्ट का मतलब फोर्ट, विलियम का मतलब राजा का नाम हो गया। ऐसे ही पौंडीचेरी फोर्ट लुई, चिंसुरा फोर्ट गुस्ताव। तो ये क्या होता है कि ये सब नाम जो थे, ये फोर्ट के नाम भी पूछे जाते हैं आपसे, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा कि मद्रास फैक्ट्री जो है, मद्रास फैक्ट्री को आप देखेंगे कि जो आप मैप में देखेंगे कि आप नीचे वो आते चलेंगे और नीचे आपको जो है वो पौंडीचेरी के और नजदीक जो है वो मद्रास का जगह है। तो मद्रास में इनको 1639 में इनको अनुमति मिली और इन्होंने अपनी फैक्ट्री वहां पे मद्रास में डाली। अब आप देखेंगे मद्रास फैक्ट्री के लिए स्थल एक अंग्रेज अधिकारी फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से पट्टे पर लिया था। किसने? अंग्रेज अधिकारी फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से पट्टे पर लिया था। यानी कि पट्टा का मतलब क्या होता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट जो है। तो फ्रांसिस डे ने, ये कौन है? चंद्रगिरी। अब देखिए चंद्रगिरी के राजा, चंद्रगिरी कौन है? तो चंद्रगिरी हमने चर्चा पहले भी बताई थी, पहले भी वीडियो में मैंने चर्चा इसकी की है कि चंद्रगिरी विजयनगर का अंतिम शासक जो है वो चंद्रगिरी से रूल करते थे। अब हम वापस जाते हैं, आपको मैप में मैं जाता हूं और मैप में आपको हम दिखाते हैं कि देखिए बहमनी जो सल्तनत थी ये गोलकुंडा में, बीजापुर में थी। अब मद्रास में देखिए 1639 जगह देखिए लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है। अब ये था विजयनगर, यहाँ पे एक जगह है हम्पी। विजयनगर राजाओं की राजधानी हम्पी थी, लेकिन बहमनी के पांचों सुल्तानों ने, जो बाद में बहमनी राज्य जब विखंडित हुआ तो 5 भागों में बट गया, पांचों ने मिलकर के विजयनगर के हिंदू शासक को डिफीट कर दिया और ये 1565 में ये तालीकोटा का युद्ध में विजयनगर के राजा डिफीट हो गए और हम्पी राजधानी उनको छोड़ देनी पड़ी। और ये कोस्टल एरिया में नीचे की तरफ, यहाँ पे तंजावुर से थोड़ा सा ऊपर जो है वो
तंजावुर से थोड़ा सा ऊपर जो है वो चंद्रगिरी के पास वो आ गए। आज भी जो है वो चंद्रगिरी का फोर्ट, अब देखिए चंद्रगिरी का फोर्ट कहाँ पे है, अब कैसे इसको ध्यान में रखेंगे, हम आपको लोकेशन बता देते हैं। लोकेशन बताने का मतलब ये क्या है कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग ढंग से मैं आपको लोकेशन बता रहा हूं। आपने तिरुपति का मंदिर जो है वो आप जानते होंगे, बड़ा ही फेमस है। तो तिरुपति के मंदिर जो है वो उसी से 10 किलोमीटर की दूरी पे ये चंद्रगिरी जगह है। तो तिरुपति जो है वो याद रखिएगा, तिरुपति से नजदीक जो है वो चंद्रगिरी है। चंद्रगिरी में लास्ट विजयनगर राजा जो है वो हम्पी से भाग के कहा आ गए, चंद्रगिरी में आ गए। और चंद्रगिरी में ही उन्होंने फ्रांसिस डे के साथ, उनका महल आज भी है, वो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, लोग जाते हैं वहां पे, उसी में वो साइन हुआ था। उसी महल में वो साइन किया गया था, पट्टे पे मद्रास की जमीन दी गई थी। और जो मद्रास आप मेट्रोपॉलिटन एक सिटी के रूप में देखते हैं, उसी चंद्रगिरी के राजा द्वारा दी गई है। यानी कि चंद्रगिरी जो है वो विजयनगर राजाओं का शासन काल, ये दक्षिण भारत में यानी कि आज का तमिलनाडु के बृहत्तर हिस्से पे चंद्रगिरी के राजा जो है वो शासन करते थे। हालांकि शासन विजयनगर का काफी सिमट चुका था, फिर भी ये इनका ये था। तो मैंने कैसे, आप देखिए कि गोलकुंडा, चंद्रगिरी, ये बार बार आपको नाम आएगा, तो मैंने चंद्रगिरी को पूरा इतिहास ही आपके सामने रख दिया और बड़े ही रोचक अंदाज। तो आप देखिएगा कि किस तरीके से वो, आप अब फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से, तो चंद्रगिरी का राजा कौन था याद हो गया आपको, कि ये विजयनगर का अंतिम शासक जो था वो चंद्रगिरी वो से रूल करता था। अब देखिए डचों को 1610 में स्थापित पुलिफट फैक्ट्री के लिए स्थल भी चंद्रगिरी के राजा द्वारा दिया गया। तो ये भी पुलिकट फैक्ट्री में, इसको फिर से मैंने इस फैक्ट को रख दिया, फिर आपको याद, उसी चंद्रगिरी के राजा ने जो है वो उसी महल में साइन किया गया। तो यानी कि वो फोर्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि दो दो शक्तियों को लीज के लिए जमीन जो है वो चंद्रगिरी के राजा ने दिया, और वो लास्ट राजा थे। उसके बाद एक और राजा हुए, उसके बाद वो पता नहीं पूरा चंद्रगिरी खत्म हो गया। अब देखिए कि हमने, अब हम दक्षिण भारत में हम ये देखते हैं, दक्षिण भारत से थोड़ा सा हम अपने बंगाल की तरफ चलते हैं कि बंगाल में किस तरीके से अंग्रेजों ने अपना अपना प्रभाव क्षेत्र कैसे वो बंगाल में वो बढ़ाते हैं। अब इसे आप देखिएगा कि 1651 ईस्वी में अपनी प्रमुख फैक्ट्री उन्होंने हुगली में स्थापित की। कहाँ स्थापित की? हुगली में। देखिए टाइमिंग उनका है, अब वो नीचे मद्रास के बाद कहाँ जा रहे हैं? हुगली में जा रहे हैं। अब देखिए मैं आपको पुनः मैप पे आपको मैं लेके चलता हूं कि हुगली कहाँ है। अब देखिएगा कि यहाँ पे हुगली, ये देखिए हुगली, हालांकि इसमें डेट वाइज जो है वास्तव में 1658 में जाकर के इन्होंने पूर्णतः उसमें एक जगह इन्होंने निर्मित किया। तो हुगली कहाँ पे है? हुगली एक नदी है। हुगली क्या है? एक नदी। और इसी पे जो है वो कलकत्ता बसा हुआ है, और इसी के नजदीक चिनसुरा जगह भी है। हमने इसके पहले भी चर्चा की थी कि किस तरीके से जैसे एनसीआर का कॉन्सेप्ट है, उसी तरीके से कलकत्ता मेट्रोपॉलिटन एक शहर भी है, जिसके आसपास के क्षेत्र जैसे हुगली हो गया, जैसे चिनसुरा हो गया, ये सभी आसपास के क्षेत्र हैं। यानी कलकत्ता का विकास तो बाद में हुआ, कलकत्ता का विकास अभी हम देखेंगे, जो अभी कलकत्ता नहीं है, जो ये ध्यान में रखने वाली बात है। अगर पूछा जाए कि 1651 में उनके पास कौन कौन सा जगह था, अगर ऑप्शन विकल्प में आए कलकत्ता, तो कलकत्ता आपको नहीं मारना है, आपको वहां पे केवल हुगली रखना है, आपको केवल हुगली रखना है। हुगली, हुगली नदी है, और हुगली में इन्होंने 1651 में अपनी फैक्ट्री, देखिए कलकत्ता का जगह का नाम कहां पे इन्होंने दिया है? 1690 के आसपास। ये बाद की टाइमिंग है और ये पहले की टाइमिंग है, तो ये ध्यान में रखना है। और आप देखेंगे कि किस तरीके से उन्होंने जो है वो मद्रास के बाद जो है वो अपनी हुगली में फैक्ट्री स्थापित करते हैं। अब देखिए एक गौर करने वाली बात है कि 1651 में बंगाल पे कौन शासन कर रहा है। आपको हमेशा इस बात को ध्यान में रखना है कि कोई फैक्ट्री जब स्थापित की जाती है तो उसका शासक कौन है।
शासक से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ईयर पूछ लिया जाता है। तो शासक में आप देखिएगा कि 1651 में सूबेदार शाह सूजा द्वारा मुक्त व्यापार की अनुमति दी गई। अब ये देखिए, बंगाल के सूबेदार शाह सूजा ने 3000 रुपए वार्षिक शुल्क के बदले अंग्रेजों को पहली बार बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुक्त व्यापार की अनुमति दी। यानी कि अब देखिए, हमने यहाँ पे किसका शब्द का इस्तेमाल किया? सूबेदार का इस्तेमाल किया, शहंशाह का इस्तेमाल हमने नहीं किया। तो इस समय 1651 में शाहजहां का शासनकाल था। जो है याद रखना है, शाहजहां का शासनकाल है, यानी कि मुगल सम्राट कौन है? शाहजहां शहंशाह, और उसका पुत्र कौन है? शाह सूजा। शाह सूजा कहाँ है? वो बंगाल में सूबेदार है। यानी कि बंगाल एक बड़ा ही फर्टाइल उस जमाने का प्रोविंस हुआ करता था, यानी प्रांत हुआ करता था। तो बंगाल के ऐसा अक्सर होता था कि कोई शहंशाह अपने लड़के को सूबेदार बना दे। तो जब सूबेदार क्या था? तो शाह सूजा था। और सूबेदार आजकल के आप जो है वो चीफ मिनिस्टर को मान लीजिए या गवर्नर को मान लीजिए, तो शाह सूजा जो है वो बंगाल का सूबेदार था। और ये शाह सूजा ने क्या किया? 3000 रुपए वार्षिक शुल्क के बदले अंग्रेजों को, ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा उस समय ज्वाइंट था, संयुक्त रूप से था, उसमें मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी। ये आपके लिए बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये बिहार के स्पेसिफिक जो क्वेश्चन होंगे इससे बन सकते हैं। क्या किया? 3000 रुपए वार्षिक शुल्क ले लिया, और एक साल में कंपनी 3000 रुपए दे करके, और पूरे तीनों प्रदेश में मुक्त व्यापार, आज ये तीनों अलग अलग हैं, उस जमाने में पूरे बंगाल में ही थे, तो मुक्त व्यापार की अनुमति उनको दे दी। देखिए, यही शाह सूजा, कोई भी घटनाओं का इंटरलिंकेजेस होता है, आपस में घटनाओं के संबंध होते हैं। तो मैं जब अगली घटना कोई जिक्र करूंगा तो पुरानी घटना को भी जोड़ के मैं बता दूंगा, जो है उसके लिंक को, जिससे आपको खूब अच्छे से आप समझ जाएंगे। ये वही शाह सूजा हैं जिनको औरंगजेब ने इनकी हत्या कर दी बाद में। यानी औरंगजेब किसका लड़का है? शाहजहां का। तो औरंगजेब का ये भाई हुआ शाह सूजा, जो बंगाल का सूबेदार। औरंगजेब कहीं और जगह का सूबेदार था उस जमाने में। शाहजहां के 4 लड़के थे जो कि अलग अलग जगहों के सूबेदार थे। तो शाह सूजा बंगाल का था। इस शाह सूजा की बाद में जो उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ, उसमें औरंगजेब ने इसकी हत्या कर दी, शाह सूजा की। लेकिन ये 1658 में जाकर के ये उत्तराधिकार का संघर्ष होता है। तब तक शाह सूजा ने कंपनी को वार्षिक शुल्क के बदले मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 1717 में हमने मुगल शासक का नाम का इस्तेमाल किया। कौन है? फर्रुखसियर है। हमने मुगल शासक का, अब तक जो है वो केवल सूबेदारों ने और छोटे राजाओं ने ईस्ट इंडिया कंपनी को मुक्त व्यापार की अनुमति दी। 1717 में जाकर के मुगल बादशाह ने, मुगल शहंशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार की अनुमति बाद में जाकर के दी। अब देखिए 1680-68 में अब हम आते हैं। तो अब तक हमने क्या देखा कि 1651 तक का इतिहास हमने देख लिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का विकास कैसे कैसे होता। अब आइए 1668 में एक और महत्वपूर्ण घटना है, बंबई में फैक्ट्री की स्थापना होती है। 1668 में इंग्लैंड के स्टुअर्ट वंशी शासक चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हुआ, और इसके बदले इस अवसर पर दहेज के रूप में अंग्रेजों को पुर्तगालियों से बॉम्बे का द्वीप मिला। बंबई द्वीप को ब्रिटिश सरकार द्वारा 10 पाउंड वार्षिक शुल्क लेकर कंपनी को दे दिया गया। देखिए, ये घटना बड़ी देखने में छोटी सी लगती है, लेकिन इसे भी मैं रोचक अंदाज में बताता हूं। आज का मुंबई उस जमाने का बंबई था। 1668 का डेट याद रखिए। 1668 में क्या था हमने अभी बताया है, स्टुअर्ट, ट्यूडर, ये सब वंशी राजाओं का नाम मैंने बताया है। तो 1668 में इंग्लैंड का स्टुअर्ट वंशी शासक कौन है? चार्ल्स द्वितीय है। का विवाह किसके साथ हुआ?
पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से हुआ। देखिए कैसे याद करिएगा, उस जमाने में, अब जरा सोचिए ध्यान से, राजकुमारी की शादी किससे होगी? राजकुमार से होगी, कोई शासक से होगा, आम आदमी से तो होगी नहीं। आम आदमी से शासक की शादी राजकुमारी की नहीं होगी। ये अलग दिक्कत बात है कि वो कोई वैसे भी संबंध वो हो सकते हैं कि कहीं प्रेम संबंध उसके वो फिल्मी दुनिया में आप देखते हैं कि वो हो जाए और शादी हो जाए, लेकिन नॉर्मल जो मैं कंडीशन बताने जा रहा हूं कि राजकुमारी की शादी कैसे किसके साथ होगी, तो शासक के साथ होगी। तो अब देखिए पुर्तगाल का वैवाहिक संबंध किससे हुआ? इंग्लैंड के शासक से हुआ। और इन दोनों के बीच संबंधों को आगे चल करके विश्व इतिहास में कहीं कहीं इसका जिक्र आएगा, कहीं कहीं इसकी जिक्र आएगा, जहां इस जिक्र को मैं फिर से चर्चा में लाऊंगा। लेकिन तब तक ये देखिए कि, और दूसरी बात देखिए कि उस जमाने में भी दहेज चलता था, और दहेज में ये हैरत अंगेज इंटरेस्टिंग चीज ये है कि दहेज में बंबई जैसा वो प्रोविंस को, बंबई जैसे जगह को दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने किसको दे दिया? ब्रिटिश शासक को दे दिया। तो यानी कि पुर्तगाली कैथरीन का शादी जब हो गया तो बंबई कहां चला गया? बंबई जो है वो द्वीप जो है वो चार्ल्स द्वितीय को मिल गया। बंबई चूंकि अब चार्ल्स द्वितीय लेके क्या करता है बंबई द्वीप को, तो इसने क्या किया कि ब्रिटिश सरकार द्वारा 10 पाउंड वार्षिक शुल्क लेकर के कंपनी को इन्होंने दे दिया कि भाई बंबई में अब चार्ल्स द्वितीय वो जगह लेकर के क्या करते हैं, तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया, सीधी सी बात है। तो इसका मतलब ये है कि अब ये बात आपको याद हो गई, और हम बाकी आगे देखेंगे कि कैसे अंग्रेजों का जब फ्रांसीसियों के साथ जब आगे संघर्ष चलता है तो आगे पुर्तगालियों का कैसे अंग्रेजों को सपोर्ट मिल जाता है, यहीं से इनके सहयोग की प्रणाली शुरू हो गई। पुर्तगाल क्या होता है कि अंग्रेजों के पक्ष में धीरे धीरे चला जाता है, और स्पेन फ्रांस के प्रभाव में जाता है। यानी दोनों पड़ोसी हैं, पुर्तगाल और स्पेन। पुर्तगाल और स्पेन पड़ोसी हैं, पुर्तगाल इंग्लैंड की तरफ झुकता है और स्पेन फ्रांस की तरफ, और फिर दोनों के बीच में भी संघर्ष होता है, वो फिर विश्व इतिहास में उसको डिस्कस किया जाएगा, और विश्व इतिहास का वो अलग मुद्दा है। 1686 में औरंगजेब द्वारा अंग्रेजों को, और इसको आप वो विश्व इतिहास की एक घटना है जिसको कि वो बाद में जब कभी विश्व इतिहास में आपको अदर जगहों पे भी उस घटना का जिक्र आपको मिल सकता है। 1686 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा अंग्रेजों को हुगली से खदेड़ना। देखिए अब कौन शासक आ जाता है? औरंगजेब आ जाता है। अंग्रेजों ने क्या किया कि अंग्रेज बहुत मनमानी करते थे, बार बार वो लूटपाट भी किया करते थे। क्योंकि होता क्या था कि शाह सूजा ने 3000 पे तो दे दिया, लेकिन होता क्या था कि जो लोकल जो ऑफिसर होते थे वो अपनी मनमानी करते थे। जब वो मनमानी करते थे तो अंग्रेज ही मनमानी करते थे। यानी उस जमाने में भी सूबेदार ने अगर कोई फरमान जारी कर दिया तो उसकी बात जो है कई बार जो है वो लोकल स्तर पे बात जो है नहीं मानी जाती थी, और कुछ बातों को लेकर के विवाद हो जाता। तो हुगली में क्या किया कि अंग्रेजों ने कुछ मुगल नाविकों को, नावों को लूट लिया। इससे औरंगजेब परेशान होकर के हुगली से उनको खदेड़ दिया। यानी कि आप देखिए कि इस समय भी औरंगजेब जो है वो एक काफी शक्तिशाली रहता। औरंगजेब अभी भी इतना शक्तिशाली है कि अंग्रेजों को उसने हुगली से निकाल बाहर किया। ये एक देखने वाली बात। और देखिएगा कि हुगली में फैक्ट्री स्थापना के बाद अंग्रेजों द्वारा समय समय पर मनमानी की जाती थी, जैसे लूट की वारदात। इस स्थिति के मद्देनजर औरंगजेब ने यहां अंग्रेजों को हराकर उन्हें हुगली से खदेड़ दिया। आगे चलकर करके जब सर जॉन चाइल्ड के नेतृत्व में एक अंग्रेजी मिशन औरंगजेब से मिला, तब समझौता हुआ और शांति की स्थिति कायम हुई। अब हम एक आते हैं इसको एक पूरे एक घटनाक्रम में, अब हम आपको इन बातों को समझाते हैं।
देखिए इसमें एक शब्द आया कि लूटपाट करते थे इसलिए परेशान होकर के उसने खदेड़ दिया। अंग्रेज भी बड़ी चालाक थे, और जब उन्होंने देखा कि भाई अब तो डिफीट हो गया, अभी हम कमजोर हैं, तो ये जो जॉन चाइल्ड हैं और इनके भाई जोशुआ चाइल्ड थे, जोशुआ चाइल्ड जो है वो, और संयोग से जॉन चाइल्ड जो है, तो नाम में समानता है। जोशुआ चाइल्ड जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक बहुत बड़ा अधिकारी था। तो जोशुआ चाइल्ड ने बाद में, और जॉन चाइल्ड ने, दोनों ने, जॉन चाइल्ड, जोशुआ चाइल्ड ने शुरू में 1685, 86, 87 के आसपास जोशुआ चाइल्ड ने कहा कि अब स्थिति आ गई है कि हम लोग तलवार लेकर के भारत में जो है वो स्थिति का सामना करें। बाद में जब वो डिफीट हो गया तो उसने फिर जॉन चाइल्ड को कहा, जो भारत में जो उसका प्रतिनिधि था, कि एक अंग्रेजी मिशन आप लेकर के जाइए औरंगजेब से, ये बड़ी चालाक। जब देखे कि भाई कमजोर है तो जाकर के ये मिल गए और समझौता कर लिया और एक शांति की स्थिति बहाल हो गई। 1632 में जब पुर्तगालियों ने नमक के व्यापार पर एक अधिकार कर लिया था, तब शाहजहां ने इन्हें हराकर हुगली पे कब्जा किया था। इस घटना को भी हमने दिखा दिया। तो यानी कि ऐसी स्थिति आई कि मुगल बादशाहों के, मुगल शहंशाहों के इन शक्तियों के साथ जो है वो संघर्ष की स्थिति कभी कभार आ जाती थी। लेकिन फर्क ये केवल ये है कि उस समय अंग्रेज इतने प्रभावशाली नहीं थे, वो डिफीट खा गए। क्यों? क्योंकि मुगल इंपायर इतना शक्तिशाली था। भाई उस समय शाहजहां जैसे शासक थे जिन्होंने पुर्तगालियों को हुगली में डिफीट कर दिया, और औरंगजेब जैसा शक्तिशाली शासक है जो कि उसने शिवाजी को डिफीट करने का उसने सोचा, शिवाजी को उसने परेशान किया। तो औरंगजेब शक्तिशाली है, तो जब तक मुगल शक्तिशाली थे तब तक पुर्तगीज ना तो डच और ना ही अंग्रेज कुछ बिगाड़ पाए मुगलों का। लेकिन उत्तर मुगल कालीन शासक में जब मुगल शासन जब डिक्लाइन किया, जब उसकी स्थिति जब खराब हो गई, तो अंग्रेज तब तक अन्य प्रतिस्पर्धियों को डिफीट करके एक प्रमुख पावर बन गए और सीधा टसल उनके साथ शुरू हो गया। इस कहानी को आगे चल करके जब हम लोग देखेंगे कि कैसे अंग्रेजों ने भारत को जीता, उस सेक्शन में इसकी अलग से हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। जिस चर्चा में हम लोग बताएंगे कि बंगाल में कैसे अंग्रेजों ने विजय प्राप्त की, कैसे मैसूर में की, कैसे मराठाओं को कैसे डिफीट किया, ये अलग एक एक वीडियोज में धीरे धीरे आप उसको चीजों को समझते चले जाए। लेकिन अभी तो हम केवल ये कर रहे हैं कि आगमन अंग्रेजी कंपनी का क्या है। अभी तक केवल डिस्कशन को हमने, बात को केवल यहीं तक अभी तक हम लोग सीमित रखने जा रहे हैं। तो अब आपको पूरी बात याद हो गई होगी कि किस तरीके से औरंगजेब से शांति संबंधी समझौता किसके नेतृत्व में हुआ, जॉन चाइल्ड ने किया। तो ये घटना को याद रखना है। और ये इस बार प्रश्न भी पूछा गया है बीपीएससी में, 65वीं बीपीएससी में जो है हुगली में, हुगली वाला जो प्रश्न है, ये प्रश्न 65वीं बीपीएससी में इस बार आया हुआ है। यानी जो इस चीज को हम डिस्कस कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये अति महत्वपूर्ण सेक्टर है आपके लिए, ये क्षेत्र है। अब आप देखेंगे कि 1698 में कलकत्ता में फैक्ट्री की स्थापना हुई। अब और आगे हम बंगाल के इतिहास को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, और इसका नाम फोर्ट विलियम रखा गया। इस फैक्ट्री का क्या नाम रखा गया? फोर्ट विलियम। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा और पूछा जाता है, पहले भी गया है, पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। और इसे ही प्रथम प्रेसिडेंसी भी बनाया गया। देखिए कलकत्ता को पहला प्रेसिडेंसी बनाया गया, बाद में मद्रास बना, बाद में बंबई बना, तो पहला प्रेसिडेंसी जो है वो कलकत्ता बना है। और इसके संस्थापक जो है वो जॉब चौरनाक हैं। देखिए इसी समय हमने बता दिया, मद्रास 1639 में स्थापित हुआ, बंबई इनको मिल गया 1668 में, 1698 में इनको क्या मिल गया? कलकत्ता मिल गया। तो इसका मतलब ये क्या कि 3 मेट्रोपॉलिटन जो आजकल के जो प्रमुख सिटीज हैं उन पे कैसे अंग्रेज आके बस गए, इस बात की कहानी मिलती है आपको इस अध्ययन के द्वारा। कि मद्रास इनको 1639 में मिलता है, 1668 में बंबई मिल गया, कलकत्ता 1698 में मिल गया,
मैंने भारत को 3 तरफ से घेरने का जो काम है इन्होंने बहुत अच्छे से कर लिया और इन्होंने इस जगह पे अपनी फैक्ट्री बना ली और इस फैक्ट्री को बना करके यहाँ पे किलेबंदी करना शुरू कर दिया, जिससे आगे इनका तसल्स होना शुरू हो गया, आगे संघर्ष की पृष्ठभूमि बनने लगी। यानी कैसी विडंबना है, ये कैसी विडंबना है कि उस समय के मुगल शासकों ने और नहीं क्षेत्रीय शासकों ने इस बात का अंदाजा लगाया कि कभी ये लोग जो है वो इतने सशक्त हो जाएंगे कि ये मुगल शहंशाह को भी डिफीट करने की स्थिति में आ जाएंगे, ये किसी ने सोचा नहीं था। तो ये आगे हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन तब तक हम बता रहे हैं कि इसका जॉब चौरनाक जो है इसका संस्थापक है। ये भी पूछा जाता है, यूपीएससी में पूछा जाएगा। कई बार कलकत्ता का संस्थापक जो है जॉब चौरनाक को माना जाता है, लेकिन हाल ही में अभी बंगाल जो कलकत्ता हाई कोर्ट है उसने ये कहा कि नहीं, जॉब चौरनाक को संस्थापक नहीं माना जाना चाहिए था, वो तो अलग एक इशू है। तो जॉब चौरनाक जो है वो फोर्ट विलियम का संस्थापक है। तो ये जो है वो यानी कि ऐसी न्यूज भी कभी कभार न्यूज में आ जाती हैं आधुनिक काल में भी। सॉरी, फोर्ट विलियम कलकत्ता प्रेसिडेंसी के प्रथम अध्यक्ष चार्ल्स आए। और देखिए इस स्थल की प्राप्ति की भी एक कहानी है, वो भी इंटरेस्टिंग है, जान जाइए। फोर्ट विलियम कलकत्ता प्रेसिडेंसी जो था, इसके स्थल की प्राप्ति कैसे हुई? 1698 में बंगाल के सूबेदार अजीमुस्सान बहादुर शाह प्रथम या मुअज्जम का पुत्र द्वारा सूता नदी, कालीकता तथा गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी इसको मिली थी। यानी कि देखिए, अब इस समय मैंने पहले भी चर्चा की है कि मुगल शहंशाह का कोई भी पुत्र जो है वो बंगाल का सूबेदार होता था। बंगाल एक बहुत फर्टाइल लैंड था। अक्सरहा क्या होता था कि शहंशाह अपने पुत्र को ही वहां का सूबेदार बना देता था। उस समय का सूबेदार कौन था? शाहजहां के समय शाह सूजा था। इस समय का सूबेदार कौन है? अजीमुस्सान है। तो अजीमुस्सान के बाद में उत्तराधिकार संघर्ष जब हुआ औरंगजेब के डेथ के बाद, तो यही अजीमुस्सान बहादुर शाह प्रथम है। तो ये एक हम बाद में इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन तब तक यहाँ पे अजीमुस्सान को याद रखिएगा। द्वारा सूतानती, कालीकता और गोविंदपुर, ये 3 गांव हैं। 3 गांव क्या है? सूतानती, सूत से याद रख लीजिएगा, सूतानती, सूत से सूती कपड़ा से याद रखिएगा, सूतानती। कालीकता जगह का नाम, कालीकता घाट भी है, कालीकता जगह गांव था उस जमाने में, और गोविंदपुर गांव था। इसी कालीकता गांव के नाम पे जो है वो कलकत्ता बस गया। यानी सूतानती, कालीकता और गोविंदपुर 3 गांवों की जमींदारी इन्होंने खरीद ली। अब इन्होंने, इसकी भी एक कहानी है। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा कि भाई उस समय एक जमींदार शोभा सिंह थे, उनका विद्रोह हुआ। जमींदार शोभा सिंह का विद्रोह जो हुआ, देखिए उस जमाने में भी जमींदारों के विद्रोह हुआ करते थे, तो अंग्रेजों को तो एक बहाना चाहिए। तो जब शोभा सिंह का विद्रोह हुआ तो इन्होंने कहा कि भाई हमारे लिए कोई एक अच्छा सा आप जगह दे दीजिए, जिससे कि जहां पे हम एक निश्चिंत होकर के जहां से हम व्यापार कर सकें। इन्होंने इस बात का आग्रह किया। तो बंगाल के सूबेदार ने इनको क्या कहा, अनुमति दे दी कि भाई आप जो है वो जमींदारी खरीद लीजिए। तो इन्होंने 1200 रुपए देकर के, देखिए इस बात का जिक्र है, इस जमींदारी के बदले में कंपनी को 1200 रुपए वार्षिक शुल्क देना था। और आगे चलकर कोलकाता ही 1911 ईस्वी तक ब्रिटिश भारत की राजधानी रही। यानी 1200 रुपए वार्षिक शुल्क देकर के ये जमींदारी इन्होंने खरीद ली। ये पहला मिसाल है। हालांकि गोवा पे जबरदस्ती यानी कि सेना के बल पे अल्बुकर्क ने बीजापुर के आदिल शाह से वो जगह छीन ली थी। पहले भी एग्जाम्पल रहे, पहले भी पट्टे पे मद्रास को दिया गया था। चंद्रगिरी के
शासक ने मद्रास को दिया, पुलिकट को दिया गया, तो ऐसे डचों को भी दिया गया, अंग्रेजों को भी दिया गया, ये कोई नई बात नहीं। लेकिन एक जमींदारी का मतलब ये है कि खास तीनों वो एक, जैसे मद्रास दिया गया तो ये जगह हमको दिया गया, सॉरी, ये जगह दिया गया कि भाई वो आ, ये जगह तो ऐसे दिया गया बाकी जगहों पे भी, लेकिन ये पहला वो एक सीमित छोटे जगह हुआ करते थे। लेकिन ये जो जगह दी गई, ये जो जगह दी गई है, ये 3 गांवों की जमींदारी जो है, ये टेक्निकली बहुत इंपॉर्टेंट घटनाक्रम है। जमींदारी का मतलब कि एक आप उसके मालिक हो गए, आप क्या हो गए, उसके मालिक हो गए। तो ये मालिकाना जो चीज जो कंपनी को मिला, ये एक नई घटनाक्रम है, ये नया घटनाक्रम है, इसको इस रूप में देखना होगा और इसी रूप में आपको याद भी रहेगा। तो ये, और बहाना इन्होंने क्या बनाया, इसकी कहानी मैंने बता दी कि जमीन विद्रोह हो रहा है, आप एक जगह हमें दे दीजिए। तो जब जगह इनको 3 गांव इनके कब्जे में आ गया, यानी इस 3 गांवों का प्रशासन आपने जमींदारी जब दी, इसका मतलब कि प्रशासनिक अधिकार भी ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि उस जमाने में जमींदार को ही प्रशासनिक अधिकार भी था। ये देखने में छोटी घटना नहीं है, ये बड़ी घटना है कि जमींदारी आपने दे दी, इसका मतलब कि स्थानीय स्तर पे प्रशासनिक जो कार्यभार है उसको भी आपने थोड़ा सा सौंप दिया, हालांकि बड़े स्तर पे नहीं। और यही कालीकता कोलकाता हो गया, जो 1911 ईस्वी तक ब्रिटिश भारत की राजधानी रही। 1912 ईस्वी में जाकर के दिल्ली राजधानी बनी, और ये ब्रिटिश भारत की राजधानी, इसका आगे भी जिक्र आएगा, बिहार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनली 1912 में, 1911 में घोषणा हुई, 1912 में जाकर के ये दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बन गई। और आपको एक और चीज मैं इंटरेस्टिंग बता रहा हूं कि जहां मैं अध्यापन कार्य, जहां मैं मुखर्जी नगर में कर रहा हूं, मात्र उससे 1 किलोमीटर के फासले पे जो राजधानी ये बनी, वो जगह का मेमोरी जो है, कोरोनेशन पार्क को कहलाता है। वो कोरोनेशन पार्क जो मेरे जस्ट ऑफिस के जस्ट बगल में ही है, नजदीक है, उसी में वो 1912 का एक लगा हुआ है पिलर जो है, उसमें ये दिखाया गया कि दिल्ली यहाँ पे ब्रिटिश भारत की राजधानी बनाई जाती है, इसके लिए एक बड़ा सा खंबा लगा हुआ है। और इसके अलावा उसमें उस समय के राजा फिलिप, ये एक बहुत बड़ा पार्क है, ये पार्क दिल्ली में मौजूद है, और इसमें इस बात की ये पिलर लगा हुआ है जिसमें इस बात को ये मेंशन किया गया है। तो ये भी आपको मैं इसी बातों का, इस घटनाक्रम को, इस पार्क का नाम है कोरोनेशन पार्क नाम है। कोरोनेशन मतलब कि उस समय का जो वाइसराय था, उस समय का जो वाइसराय था, वो वाइसराय जो है वो हाथी पे चढ़ करके इस कोरोनेशन पार्क में आया था। मैंने खुद वो जगह का विजिट किया है, वो उस जगह को मैंने देखा है और उसको उसका मैं बयान कर रहा हूँ। तो यानी कि ऐसे चीजों का, सब चीजों का इतिहास में सबूत है, सब चीजों का प्रमाण है। मैं इन बातों को बता रहा हूँ कि इतिहास की घटनाओं को कैसे आप समझते हैं, कैसे उसको आप फील करते हैं, कैसे आप महसूस करते हैं। और तो घटनाओं को आप याद करने का बहुत नहीं, चीजों को ऐसे ही रिलेट कर करके जब आपको व्यवस्थित करेंगे तो कभी आप भूलेंगे नहीं। अब देखिए 1717 ईस्वी का शाही फरमान, 1717, अब हमने आगे बढ़ा है कि 1717 ईस्वी का शाही फरमान। देखिए शाही फरमान पहले भी मैंने जिक्र किया है इसका, ये उत्तर मुगल शासक फर्रुख सियर के समय, अब देखिए कौन शासक है, फर्रुख सियर है। तो ये फर्रुख सियर जो है वो, हम उत्तर मुगल कालीन, देखिए उत्तर मुगल कालीन शासक है फर्रुख सियर। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती, 1717 का ये टाइम है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाने के बाद जो शासक आए उनको क्या कहा जाता है, उत्तर मुगल शासक कहा जाता है। इंग्लिश में इसको लेटर कहा जाता है। यानी कि मुगल शासक, इसको हम क्यों अलग करते हैं, ये भी आपके जहन में सवाल उठेगा कि सर उत्तर क्यों कहा गया। उत्तर का मतलब बाद का,
तो 1707 के बाद से ऐसा माना जाता है कि आधुनिक भारत की शुरुआत हो गई। और मैंने पहले भी जिक्र किया था कि मुगल शासन जो है उसके बाद पतन की स्थिति में चला जाता है, शासक कमजोर हो जाते हैं, वजीरों का दबदबा बढ़ जाता है, प्रांतों के स्वतंत्र होने की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है धीरे धीरे। हालांकि अभी नहीं, ये 1720 के बाद जो है वो, लेकिन आपसी संघर्ष शुरू हो जाते हैं, दरबारी षड्यंत्र शुरू हो जाते हैं, इसकी अलग हम चर्चा करेंगे आपको। तो 1707 के पश्चात जो शासक आए उनको उत्तर मुगल शासक कहा गया। फर्रुखसियर की जो टाइमिंग है 1716 से लेकर के 19 तक की टाइमिंग है। इसी टाइमिंग के भीतर जो है वो 1717 ईस्वी में एक इसने शाही फरमान जारी किया। और ऐसा क्यों किया? तो जॉन सरमन की अध्यक्षता में एक अंग्रेज मिशन उसके दरबार में आया। वास्तव में क्या था कि इसकी कहानी यह है कि फर्रुखसियर बीमार पड़ा और उसको कोई एक बीमारी हो गई। तो जो उसे बीमारी हो गई, उस बीमारी के तहत उसने उसके बीमारी को इन लोगों ने ठीक कर दिया। जब उसने ठीक किया, एक अंग्रेजी मिशन गया, उसकी वो बीमार पड़ा था, उसकी बीमारी को ठीक कर दिया गया। वो खुश होकर के, प्रसन्न होकर के, उसने, प्रसन्नता का मतलब ये है कि फिर से उनके संबंध गए। जिसे हमने देखा कि औरंगजेब के समय में किस तरीके से जाकर के जॉन चाइल्ड ने फिर से आग्रह किया और संधि के लिए गया तो संधि हो गई। ठीक इसी तरीके से एक और अंग्रेज मिशन गया जॉन सरमन की अध्यक्षता में। तो ये जब दरबार में गया तो फर्रुखसियर के साथ कुछ और भी मसलों पे बातचीत हो गई। प्रसन्न हुआ तो उसने उनको दे दिया कि आप एक शाही फरमान दिया। ये शाही है, ये क्या है? शाही है। शाही मैंने शहंशाह के द्वारा दिया गया तो शाही है। इसके साथ 3000 वार्षिक शुल्क के बदले में कंपनी को बंगाल में मुक्त व्यापार की अनुमति मिल गई। इस आज्ञा पत्र को कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा कहा जाता। मैग्ना कार्टा का पहले ही हमने जिक्र किया है कि मैग्ना कार्टा का मतलब ये होता है कि बड़ा सा अधिकार पत्र। इसको मैग्ना कार्टा इसलिए कहा जाता है, मैं इसको थोड़ा और चर्चा कर दूं। उस चर्चा के पहले मैं बता दूं कि कैप्टन हॉकिंस जो है वो और थॉमस रो, ये जहांगीर के समय आए थे। कैप्टन हॉकिंस और कैप्टन थॉमस रो किसके समय आए थे? जहांगीर के समय। जॉन चाइल्ड औरंगजेब के समय था और सरमन फर्रुखसियर के समय। देखिए थॉमस रो पे जरा मैं एक जिक्र कर दूंगा। जब उस घटनाक्रम को, पहले इन बातों की मैं चर्चा कर देता हूं तब मैग्ना कार्टा पे आता हूं। देखिए कैप्टन हॉकिंस, और फिर से एक बार रिपीट कर, कैप्टन हॉकिंस वो वही व्यक्ति हैं जो 1608 ईस्वी में जेम्स प्रथम के राजदूत बन के आते हैं। जेम्स प्रथम के राजदूत बन के आते हैं किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। लेकिन ये असफल हो जाते हैं। 3 साल रहते हैं लेकिन उनको कोई सफलता नहीं मिली। जहांगीर ने उनको कोई परमिशन नहीं दी। क्यों नहीं दी? तो उसकी पुर्तगाली अभी इतने सशक्त थे कि उनके वजह से ये सूरत में अपना काम नहीं कर सकते थे और फैक्ट्री स्थापित नहीं कर सकते थे। इसलिए जहांगीर ने पहले कहा कि पहले आप लोग फैसला कर लीजिए। जहांगीर ने कहा कि पहले आप लोग फैसला करिए, जब आप लोग फैसला कर लीजिएगा तभी मैं अनुमति दूंगा। यानी ये देखिए कितनी ये विडंबना की बात है कि जहांगीर जैसा शासक भी वो छोड़ देता है कि पहले आपस में आप फैसला कर लीजिए तब हम, और पुर्तगालियों के डर के मारे जो है वो उसको अनुमति नहीं देता। और कैप्टन वेस्ट जब उसको डिफीट कर देता है तब जाकर के जहांगीर अनुमति दे देता है। तो यही घटनाओं से आप जो है कुछ लॉजिक्स जब निकालेंगे, उस लॉजिक्स पे जब फैक्ट्स को जब आप बेस करेंगे तो आपको याद रहेगा। देखिए इसके लिए बड़ा मैं बहुत अच्छा एक सूत्र दे रहा हूं कि जिस तरीके से आप जो है वो, हमसे बराबर ये लोग पूछते हैं, जितने दिन काफी मेरा जो अध्यापन में जो अनुभव रहा है उसमें कई बार स्टूडेंट्स, अभ्यर्थी ये प्रश्न उठाते हैं कि सर हम किस तरीके से कॉन्सेप्ट को कैसे पढ़ें और फैक्ट को कैसे पढ़ें, इसके लिए क्या एक अच्छी रणनीति हो। तो मैं बताता हूं, मैं एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देता हूं कि देखिए आदमी, इंसान दूध कैसे पीता है। दूध पीता है तो उसमें क्या होता है?
आजकल हम लोग जो है वो टोन निकाल लेते हैं, तो डबल टोन दूध आ जाता है, लेकिन उस दूध का क्या कोई टेस्ट रहता है? कोई टेस्ट नहीं होता उस दूध का। और अगर केवल आपको घी पीने के लिए दे दी जाए तो वो भी आपके लिए टेस्टलेस है। लेकिन जो गाय भैंस जो दूध देती हैं वो स्वाभाविक रूप से उसमें घी का भी कुछ अंश होता है और दूध का तो अंश रहेगा ही, तो स्वाभाविक रूप में अगर दूध पीजिएगा तो वो आपको टेस्टी लगेगा। तो इसी तरीके से हम एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाना चाहते हैं कि और जब दूध आप पी लेते हैं तो शरीर उसको अपने आप अलग कर लेता है, शरीर उसको अलग कर लेता है, घी का अलग फैट जमा हो जाता है, दूध अलग डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक इसी तरीके से कॉन्सेप्ट और फैक्ट को दोनों को एक साथ आप दूध की भांति पीना चाहिए। माइंड में जाकर के दूध शरीर में जाकर के अपने आप शरीर का प्रोसेस उसको अलग कर देता है, बॉडी का प्रोसेस। माइंड का प्रोसेस उसे क्या करेगा कि कॉन्सेप्ट्स को अलग ले लेगा और आपके फैक्ट्स को वो अलग ले लेगा, प्रोसेस कर लेगा। जिस तरह के कंप्यूटर में प्रोसेसर लगा होता है, ठीक उसी तरीके से आपका माइंड भी प्रोसेसर की भांति काम करता है। यानी कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट जो है वो एक ही साथ डाइजेस्ट करना चाहिए। अगर फैक्ट को केवल बिल्कुल फैक्ट बना करके अगर आप डाइजेस्ट करना चाहेंगे तो डबल टोन्ड मिल्क हो जाएगा वो, और वो आपके लिए टेस्टलेस हो जाएगा। और अगर केवल कॉन्सेप्ट्स को ही अगर लेंगे तो केवल वो घी की भांति हो जाएगा, केवल वो घी की भांति हो जाएगा, वो भी आपके लिए टेस्टलेस हो जाएगा। यानी कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट्स को दोनों को मिला करके पढ़ना चाहिए। माइंड अपने आप अलग अलग कर लेगा। बिना फैक्ट का कॉन्सेप्ट्स में मजबूती नहीं आती है, बिना फैक्ट्स के कोई कॉन्सेप्ट से मजबूती नहीं आती। और ठीक उसी तरीके से बिना कॉन्सेप्ट्स का फैक्ट जो है वो इररेलेवेंट हो जाता है, अप्रासंगिक हो जाता है। अप्रासंगिक हो जाता है इसलिए मैं बता रहा हूं कि जैसे मैंने बताया कि कैप्टन हॉकिंस और थॉमस रो को मैंने बताया तो इसके ये फैक्ट है, लेकिन हमने उसके कॉन्सेप्ट को समझा दिया कि भाई वो एक व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त करने के लिए किस तरीके से प्रयास कर रहे थे, किस पॉलिसी के तहत कर रहे थे, वाणिज्यवाद की क्या नीति थी। इन नीतियों के तहत वो चूंकि उनकी कंपनी बन गई थी, व्यापार के लाभ के लिए वो चाहते थे कि हमको फैक्ट्री यहाँ पे दे दी जाए, हम मंडी से यूरोप के लिए सामान ले जाने के लिए वो हमें अनुमति मिल जाए। ये सब कॉन्सेप्ट्स हैं जो, तो ये कॉन्सेप्ट्स हैं और ये सब छोटे छोटे जो कैप्टन हॉकिंस हैं, थॉमस रो हैं, ये सब इसके वो फैक्ट हैं। अब थॉमस रो जो है फिर से जेम्स प्रथम का राजदूत था सॉरी, थॉमस रो ये भी जेम्स प्रथम का राजदूत था, ये भी जेम्स प्रथम का राजदूत था। तो थॉमस रो 1615 में आया और ये भी जहांगीर के दरबार में 3 साल रहा, और इसने जहांगीर को इस बात के लिए की राजी कर लिया कि और भी जगहों पे अनुमति दी जाए। थॉमस रो के जहांगीर के साथ अच्छे संबंध थे, उसको 400 की मनसबदारी दी गई थी, जहांगीर ने थॉमस रो को दी गई थी। तो थॉमस रो भी उसी जेम्स प्रथम का राजदूत बन के आया जिसका राजदूत कैप्टन हॉकिंस बन के आया। ये दोनों राजदूत जो है वो किसके थे? जेम्स प्रथम के थे। जॉन चाइल्ड ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ का अधिकारी था जो औरंगजेब से मिला, शर्मन ईस्ट इंडिया का अधिकारी था जो फर्रुखसियर से मिला। ये दोनों अधिकारी हैं और ये दोनों जो है वो दूत हैं, किसके हैं? जेम्स प्रथम के दूत हैं। अब ये शाही फरमान जो दिया गया, इस शाही फरमान को मैग्ना कार्टा इसलिए कहा जाता है कि बड़ा अधिकार पत्र है, इसमें बहुत सारे क्लॉज लिखे गए हैं। इसको अगर ध्यान से देखिएगा तो इस मैग्ना कार्टा में बंगाल के बारे में तो चर्चा है ही है कि 3000 वार्षिक शुल्क के बदले में कंपनी को पूरे बंगाल में मुक्त व्यापार की अनुमति मिल गई। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि शहंशाह ने जब आदेश दिया तो सूबेदार की, ये पहले क्या होता था कि सूबेदार ने अगर अनुमति दे दी तो कई बार लोकल अधिकारी वो नहीं मानते थे, लेकिन जब शहंशाह का जब अनुमति मिल गया तो इसका मतलब ये क्या है कि थोड़ा और प्रभावशाली हो गया, इसीलिए मैग्ना कार्टा इसको कहा गया। और इस मैग्ना कार्टा में सूरत की भी चर्चा,
वो अलग मैटर है कि सूरत के लिए उसमें बताया गया है, सूरत के लिए बताया गया है कि आप इतने शुल्क देकर के सूरत में व्यापार करिए। भारत के अन्य प्रदेशों में जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये पूरे भारत के लिए इसमें कहीं और जगहों का भी जिक्र इसमें किया गया है इस मैग्ना कार्टा में। बंगाल का तो जिक्र है ही है, लेकिन इसमें मैं एक मार्के की बात आपको बताने जा रहा हूं, और जगहों पे नहीं पाएंगे वो सूचना, लेकिन मैग्ना कार्टा में जो दिया गया इसमें वो पाएंगे कि सूरत में भी क्लॉज था, यानी कि पूरे भारत के लिए ये था। जो हालांकि बंगाल के लिए एक अलग लिखा गया, लेकिन अन्य जगहों के लिए भी अलग अलग क्लॉज लिखे गए, उसमें कई बातें थी। जो बात जैसे मान लीजिए कि एक बात हुआ गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पांच हो गया, तो बंगाल के बारे में ये प्रावधान थे, सूरत के बारे में ये प्रावधान थे, अन्य जगहों पे ये प्रावधान थे। तो इस पूरे आदेश पत्र को, चूंकि बड़ा आदेश पत्र था और ये शाही फरमान था, ये शहंशाह द्वारा दिया गया था, इसलिए इसे हमें शाही फरमान, इसको मैग्ना कार्टा कहा गया। मैग्ना का मतलब कि बहुत बड़ा, बड़ा आदेश पत्र। इसी के साथ में इसको लेक्चर को मैं समाप्त कर रहा हूं, और इसमें आप देखिएगा कि मैं फिर से कहूंगा कि ये रंजन कोड का आप प्रयोग करके लेट्स क्रैक बिहार एग्जाम के तहत लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और अपने जो भी फ्रेंड सर्किल हैं लोगों को इस बारों के बारे में भी बताना है, जो है कि, और इसलिए बताना है कि कैसे अच्छी तरीके से सूचनाएं आपको मिल रही हैं। तो इस कोड का इस्तेमाल करके आपको छूट भी प्राप्त होगा, वीडियो को कंटिन्यूअस रूप से आप देख पाएंगे। तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।